हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सी एस विद ऋषि पाठक में। जैसा कि आपको पता ही है, हम पहला चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। सेकंड चैप्टर हमारा ये चालू होने वाला है और जिसमें कि कंप्यूटर मेमोरी में शुरू कर रहा हूं। और जो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर या हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो भी था और बेसिक एकदम जो था, मैंने आपको सब बता दिया। ठीक है, कंप्यूटर मेमोरी हमारी स्टार्ट हो रही है तो अपन इसको ज़्यादा बिना समय खर्च करे शुरू करते हैं। ठीक है, जितनी भी हो सकती है मैक्सिमम इसमें मैं कम समय में ज़्यादा चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ और ऐसे ही करता रहूँगा। आप तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना किया करें, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। आपके सामने लिखा है कंप्यूटर मेमोरी, हमारा ये सेकंड चैप्टर है जो कि हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे कि लिखा है कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता है। बेसिक से समझाएंगे एकदम, फिर एक थोड़े से लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। मेमोरी क्या होती है, सभी जानते हैं कि डाटा स्टोर करने के काम में आती है, पर ये बताने लायक जो नहीं जानता अपन उसको बताना ज़रूरी है। डाटा का स्टोरेज दो तरीके से हो सकता है, एक तो अस्थायी, एक होता है स्थायी। वह मेमोरी जो डेटा को कुछ समय के लिए स्टोर करती है तो वह अस्थायी है, स्वाभाविक सी बात है। जो डाटा को ज़्यादा समय के लिए स्टोर करके रखेगी वो कैसी होगी, स्थायी होगी। ज़्यादा समय तक जो स्टोर करेगी वो स्थायी, कम समय तक जो स्टोर करके रखेगी वो अस्थायी मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर मेमोरी मनुष्य के मस्तिष्क की तरह होती है। कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है वो मनुष्य के मस्तिष्क की तरह होती है। वह हार्डवेयर डिवाइस जो किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणाम को स्टोर करके रखती है मेमोरी कहलाती है। मेमोरी की डेफिनेशन ये हो गई है, जो मतलब या हमें पता होना चाहिए, पूछा नहीं जाएगा पर हमें ये मालूम होना चाहिए। मेमोरी की डेफिनेशन ये होगी। अब मेमोरी की चार्ट की बात करते हैं, जो कि ऐसा होता है जिसमें मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में एक तो आती है अपनी मेन मेमोरी जो कि ज़रूरी है, एक होती है कैश मेमोरी। मेन मेमोरी में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होती है रोम, एक होती है रैम। रैम दो प्रकार की होती है, एक एस रैम, एक होती है डी रैम। ये डायरेक्ट फुल फॉर्म लिख दिए हैं मैंने। रैम दो प्रकार की, एस रैम, डी रैम। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैम। रोम भी तीन प्रकार की होती है, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। रोम तीन प्रकार की हो गई। रैम दो प्रकार की होती है, रोम तीन प्रकार की होती है, याद रखना। अब हम सेकेंडरी मेमोरी में आएंगे तो हमें इसमें मिलेगा क्या, सेकेंडरी मेमोरी हमें दिखाई देगा पहले मैग्नेटिक टैप, ये मैग्नेटिक टैप एक ही है। ठीक है, फिर आते हैं मैग्नेटिक डिस्क। चुंबकीय डिस्क जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक हार्ड डिस्क ड्राइव, एक फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, एफ डी डी। हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब एच डी डी। अब आता है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है, एक तो ऑप्टिकल में अपना सी डी है, डी वी डी है, बी आर डी है, एच वी डी है। ठीक है, फ्लैश मेमोरी इसके बाद आती है। सेकेंडरी मेमोरी में आती है फ्लैश मेमोरी, जैसे कि मेमोरी कार्ड है हमारा, पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव को अपन यू एस बी एफ डी के नाम से भी जानते हैं। क्या, यू एस बी एफ डी यानी यूनिवर्सल सीरियल बस, एफ डी मतलब फ्लैश ड्राइव। पेन ड्राइव को हम यू एस बी एफ डी भी कहते हैं, याद रखना। आगे आपके सामने लिखा है कि कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी। एक होती है प्राथमिक मेमोरी, एक होती है द्वितीयक मेमोरी, जो कि अभी हम चार्ट में देखकर भी आए हैं। आगे देखेंगे प्राथमिक मेमोरी में क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कार्य को करने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसे अपने कार्य को करने के लिए जिस मेमोरी की सबसे पहले उपयोग करता है वह प्राथमिक मेमोरी कहलाती है। इसका प्रयोग प्रोसेसिंग के समय किया जाता है। इसके अन्य नाम जैसे मुख्य मेमोरी है, आंतरिक मेमोरी है यानी इंटरनल, मुख्य यानी मेन आदि नाम से जाना जाता है। प्राथमिक मेमोरी के प्रकार हैं। प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है, मैंने आपको अभी बताया, जैसे कि रैम और रोम। रैम दो प्रकार की होती है, रोम तीन प्रकार की। अब जैसे रैम है तो रैम के फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसके भी कई नाम होते हैं, क्या क्या। एक तो रैम को हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, रैम को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, रैम को हम इंटरनल मेमोरी कहते हैं, और रैम को रीड राइट मेमोरी यानी आर डब्ल्यू एम मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। यह मेमोरी जो होती है अस्थायी होती है, वॉलेटाइल प्रकृति की होती है। वॉलेटाइल का मतलब यही है, इस पॉइंट का मतलब ये है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, मतलब उल्टा होता है इनका। वॉलेटाइल मतलब अस्थायी प्रकृति की होती है, याद रखना। नॉन वॉलेटाइल मतलब स्थायी प्रकृति की होती है, इनका मतलब उल्टा होता है। ठीक है, तो रैम कैसी है, अस्थायी मेमोरी है, इसलिए वह वॉलेटाइल प्रकृति की होती है। रैम में डेटा लिख भी सकते हैं तथा
लिखे हुए डेटा को पढ़ भी सकते हैं, अर्थात रैम में रीड राइट दोनों ऑपरेशन होते हैं। इसीलिए हमने आपको पीछे अभी बताया, सॉरी यही लिखा है RWM यानी रीड राइट मेमोरी, यानी RWM मेमोरी के नाम से हम रैम को जानते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है कंप्यूटर में अचानक शटडाउन हो जाने पर यानी लाइट चली जाने पर रैम में लिखा हुआ डाटा नष्ट हो जाता है, इसलिए यह मेमोरी अस्थायी यानी वॉलेटाइल प्रकृति की होती है। इसका कारण आपके सामने लिख दिया, इसलिए वह अस्थायी वॉलेटाइल प्रकृति की कहते हैं उसको हम। कीबोर्ड या अन्य इनपुट डिवाइस से प्रवेश किया हुआ डाटा प्रोसेसिंग से पहले रैम में लिखा जाता है और सीपीयू ज़रूरत के अनुसार रैम में डेटा का प्राप्त करता रहता है। ठीक है, अब जो रैम है, रैम दो प्रकार की होती है, इनके बीच में जो अंतर हो सकते हैं वो हम दो आपको बताएंगे। एस रैम और डी रैम में अंतर क्या क्या है। एस रैम का फुल फॉर्म स्टैटिक रैम होता है, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का होता है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, पहले बता चुके। एस रैम में ट्रांजिस्टर अथवा फ्लिप फ्लॉप का प्रयोग होता है। ठीक है, यदि विकल्प में ट्रांजिस्टर अथवा फ्लिप फ्लॉप दोनों आते हैं तब उत्तर फ्लिप फ्लॉप माना जाता है, अन्यथा उत्तर ट्रांजिस्टर माना जाएगा। ठीक है, पूरी बात आपके सामने क्लियर लिखी है। डी रैम में कैपेसिटर का प्रयोग होता है और एस रैम में कैपेसिटर और फ्लिप फ्लॉप और ट्रांजिस्टर दोनों होते हैं। एस रैम में कैश मेमोरी का प्रयोग होता है और डी रैम में रैम का प्रयोग होता है। आगे देखेंगे क्या लिखा है फोर्थ पॉइंट में। एस रैम डी रैम की तुलना में तेज गति की होती है, डी रैम एस रैम की तुलना में धीमी गति की होती है। एस रैम में रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है, डी रैम में रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। पूछा जाएगा रिफ्रेशिंग मेमोरी कौन सी है, तो डी रैम है। नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी कौन सी है, एस रैम है। एस रैम का प्रयोग विशिष्ट कंप्यूटर यानी स्पेसिफिक कंप्यूटर में होता है, जैसे कि एटीसी यानी एयरपोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल या बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट होता है वो। डी रैम का प्रयोग साधारण कंप्यूटर यानी घरों में हम इसका जो कंप्यूटर होते हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं उनमें डी रैम ही होती है, यानी जो लैपटॉप कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये सब डी रैम वाले होते हैं, इनमें डी रैम हम चलाते हैं रैम की जगह, जैसे निजी कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट आदि। डी रैम की अपेक्षा यह महंगी होती है, एस रैम की अपेक्षा यह सस्ती होती है। ठीक है, आगे लिखा है रैम के बारे में इतना हो गया, अब ये रोम के बारे में है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी है। रोम एक स्थायी प्रकृति की होती है, इसलिए नॉन वोलेटाइल प्रकृति की होती है। वह अस्थायी थी, इसलिए वोलेटाइल प्रकृति की थी। दोनों बातों को रिलेट करके अच्छे से याद करें। रोम मेमोरी में केवल एक बार डाटा लिखा जाता है, कई बार डाटा को पढ़ा जा सकता है। ठीक है, यानी ये रीड राइट ये कैसी मेमोरी हो गई, इसमें यानी एक बार लिखो कई बार पढ़ो। ठीक है, तो ये एक बार लिखने के जैसे कि रजिस्टर होता है अपना, रजिस्टर पे अपन ने एक बार पेन से लिख दिया, फिर उसको अपन मिटा नहीं सकते हैं पेन से लिखा हुआ, क्योंकि उसे बस पढ़ सकते हैं। ऐसे ही रैम एक परमानेंट मेमोरी होती है, एक बार लिख दिया सो लिख दिया, इसे मिटाया नहीं जाएगा। ठीक है, रोम मेमोरी के निर्माण के समय ही इसमें एक प्रोग्राम स्टोर करा दिया जाता है जिसे बायोस यानी बेसिक आउटपुट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। बायोस में कंप्यूटर स्टार्ट करने के प्राथमिक प्रोग्राम एवं सेटिंग होती है। रोम में स्टोर प्रोग्राम को परिवर्तित या मिटाया नहीं जा सकता जो रोम में होते हैं, क्योंकि ये परमानेंट मेमोरी है। कंप्यूटर का पावर स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में लिखा हुआ डाटा नष्ट नहीं होता है, क्योंकि रोम एक स्थायी मेमोरी होती है। रैम का नष्ट होता है, रोम का नष्ट नहीं होगा। रोम के प्रकार होते हैं, पी रोम है, ई पी रोम, डबल ई पी रोम आपके आगे आएगा। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म अच्छे से याद करें। रोम मेमोरी केवल एक बार प्रोग्राम लिखा जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। रोम को ओटीपी यानी वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप भी कहा जाता है। इसका उपयोग खिलौने, माइक्रो कंट्रोलर, वीडियो गेम्स, मेडिकल उपकरण, सीआरटी मॉनिटर आदि में हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब ई पी रोम में क्या है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम में लिखे हुए डेटा पर सूर्य से निकलने वाली जो परावैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेस को 40 मिनट तक डिस्क पर हम लगाने से डाटा को मिटा सकते हैं। अगर हमें मिटाना है तो उसके लिए इतनी खतरनाक विधि अपनानी होगी, तब डाटा को हम मिटा पाएंगे, क्योंकि रोम एक परमानेंट मेमोरी है, जैसे टीवी ट्यूनर कार्ड। फिर एक नई व्यवस्था लाए, क्योंकि इनमें डाटा ख़त्म नहीं हो रहा था, डिलीट नहीं हो रहा था, हमें दिक्कत हो रही थी, परमानेंट मेमोरी में डाटा डिलीट होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए डबल ई पी रोम हमारे जो फ़ोन में होती है वो रोम में, जैसे कि अपन बोलते हैं 464 है, तो 4 रैम है, 64 रोम होती है। रोम में भी डबल ई पी रोम होती है वो। ठीक है, जिसे अपन फ्लैश मेमोरी भी कहते हैं। मोबाइल में अपन एक बार में कई सारा डाटा ख़त्म कर देते हैं, तो वो डबल ई पी रोम के द्वारा ही होता है।
लिखा है ई पीरोम में डेटा को मिटाया भी जा सकता है। इस मेमोरी में दोबारा प्रोग्राम लिखने के लिए एक विशेष उपकरण की ज़रूरत होती है जिसे पीरोम बर्नर के नाम से जाना जाता है। इतनी हम विधि नहीं लगाएंगे, इसके लिए हम एक दूसरी चीज़ लाए, डबल ई पीरोम करके आपके सामने। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अपन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से डेटा को ख़त्म करेंगे, या एक साथ बल्क में डेटा हमें ख़त्म करना है तो फ्लैश मेमोरी या डबल ई पीरोम का हम यूज करते हैं आजकल। डबल ई पीरोम में स्टोर डेटा को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के द्वारा 4 से 10 नैनो सेकंड में मिटा सकते हैं। नहीं, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम समय हो गया ये, बहुत ही कम समय में हम बड़े डेटा को ख़त्म कर सकते हैं। इस मेमोरी का उपयोग वायुस में होता है। डबल ई पीरोम में स्टोर डेटा में से यदि किसी चयनित डेटा को मिटाना चाहते हैं तो यह कार्य करना इसमें संभव होता है, इसलिए लेकिन यह कार्य ई पीरोम में नहीं हो सकता। ई पीरोम में एक साथ पूर्ण डाटा मिटाया जा सकता है। ये सब डबल ई पीरोम में होगा, बल्क में या जैसे भी जहाँ से भी हमें डाटा ख़त्म करना है कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में डबल ई पीरोम ही होती है, उसका एक एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं। डबल ई पीरोम को फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। जैसे मैंने आपको कहा फ्लैश मेमोरी होती है, क्योंकि एक बार में कई सारे डाटा हम ख़त्म कर लेते हैं। यदि मोबाइल फ़ोन में आंतरिक मेमोरी 32 GB की है लेकिन उसमें यूजर स्पेस 28-29 GB ही प्रदर्शित हो रहा है तो इसके बीच अंतर दिख रहा है तो इसे रोम मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, अब ये द्वितीयक मेमोरी आ गई है। प्राथमिक हमने आपको बता दिया, द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी में आप क्या क्या आता है अभी बताया था चार्ट में, उसका ही एक्सप्लेनेशन ये दिखा रहे हैं हम आपको। लिखा है जब रैम में लिखे हुए डेटा को कंप्यूटर शटडाउन हो जाने पर भी बचाकर रखना चाहते हैं तब द्वितीयक मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर का भाग नहीं होती है, इसको कंप्यूटर से अलग से जोड़ा जाता है, कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। ठीक है ना, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ये अपन बाहर से जोड़ रहे हैं। हार्ड डिस्क है, फ्लैश ड्राइव है, अपन बाहर से जोड़ सकते हैं, सेकेंडरी हैं, ये ज़रूरत की नहीं है। लेकिन रैम और रोम इनके बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा, इसलिए वो प्राइमरी है। द्वितीयक मेमोरी में स्टोर किया हुआ डेटा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है क्योंकि ये एक स्थायी मेमोरी होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता मेन मेमोरी की तुलना में बहुत अधिक होती है लेकिन डेटा एक्सेस करने की गति मेन मेमोरी की तुलना में धीमी होती है। इसे अन्य नाम जैसे एक्सटर्नल, ऑक्सिलरी और बैकअप मेमोरी के नाम से हम जानते हैं, आदि नाम से जाना जाता है। यह मेमोरी प्राथमिक मेमोरी की तुलना में ज़्यादा डेटा स्टोर करती है। द्वितीयक मेमोरी के प्रकार होते हैं। डेटा का एक्सेस तथा स्टोरेज के आधार पर द्वितीयक मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, एक आपके सामने आएगा अभी सैम, इसको हम बोलते हैं सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी यानी सैम। इस प्रकार की मेमोरी में डेटा उसी क्रम में एक्सेस होता है जिस क्रम में डेटा को स्टोर किया जाता है। इसका प्रयोग उन संस्थानों में होता है जहाँ पर अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर किया जाता है। पुराने समय में प्रयोग होने वाले ऑडियो या वीडियो टैप कैसेट जो होते थे इसी तकनीक का उसमें हम प्रयोग करते थे। उदाहरण के लिए चुंबकीय टैप है। चुंबकीय टैप एक स्थायी द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है। इसमें एक प्लास्टिक के टैप पर चुंबकीय पदार्थ यानी मैग्नेटिक ऑक्साइड का लेप लगा रहता है। इसका प्रयोग एनालॉग तथा डिजिटल डाटा को स्टोर करने के लिए अधिक मात्रा में स्टोर करने के लिए होता है। यह सस्ते होते हैं। आज भी इसका प्रयोग डेटा का बैकअप तैयार करने के लिए किया जाता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में क्या है, इस प्रकार की मेमोरी में डेटा किसी भी क्रम में एक्सेस व स्टोर किया जा सकता है। इसकी गति सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की तुलना में अधिक होती है। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी लिंक आपको मेरे जहाँ पे टाइटल लिखा रहता है ना वीडियो का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके नीचे एक लिस्ट खुल कर आएगी जिसमें टेलीग्राम की लिंक दी हुई होती है। उसको ही हम डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। इसके आप टाइटल पर क्लिक करेंगे नीचे वो खुल के आएगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें क्योंकि वहाँ आपको PDF मिल जाएंगी। जैसे कि अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF पहले वहीं मैं डालूँगा और वीडियो जैसी अपलोड होती है उसकी लिंक भी वहीं डालता हूँ, तो टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कर रखें। ठीक है, कोई भी अपडेट होती है वहीं मिल जाएगी। और वीडियो नहीं बन पा रही हैं उसके कुछ कारण हैं, तो आप ये बार बार मैसेज करके ना पूछा करें। ठीक है, मुझे पता है वीडियो नहीं डल पा रही हैं, डल जाएंगी, आप उससे निश्चिंत रहा करें। ठीक है, हम शुरू करते हैं। लिखा है हार्ड डिस्क। तो हार्ड डिस्क एक द्वितीयक मेमोरी तथा स्थायी डाटा स्टोरेज डिवाइस होती है। यह चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क का एक प्रकार है। यानी जो यह चुंबकीय डिस्क होती है ये, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क होती है हार्ड डिस्क, उसका एक प्रकार है। इसकी डाटा स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम तथा विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में ही स्टोर होते हैं। हार्ड डिस्क में एल्यूमिनियम धातु का एक पतला डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ जैसे कि आयरन ऑक्साइड का
लेप चढ़ा रहता है, जिसके कारण, ठीक है। अब जैसे कि जो चुंबकीय डिस्क है उसको मैं बताता हूँ। चलो अभी वर्तमान में इसकी स्टोरेज क्षमता 4 TB तक पहुँच गई है। सबसे पहला हार्ड डिस्क IBM कंपनी ने बनाया था, जिसकी स्टोरेज क्षमता 5 MB थी और वजन 250 किलोग्राम था। हार्ड डिस्क भी एक गोलाकार डिस्क होती है, यानी जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं अंदर से कहीं ना कहीं ये गोली होती हैं, बाहर तेज गति से घूमती है, ठीक है। जिसकी स्पीड जो होती है क्या लगे, जिसकी जितनी स्पीड से घूमती है, डिस्क जितनी स्पीड से घूमती है उतनी तेज़ी से ही डाटा को स्टोर करते हैं, जिसकी गति को हम RPM यानी रिवॉल्यूशन पर मिनट में मापते हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क डेटा जो होती है वो पाटा, साटा, SC, SI ये होती हैं हार्ड डिस्क के नाम। प्रकार का प्रयोग करके कंप्यूटर मदरबोर्ड से जुड़ी होती हैं। अधिकतर हार्ड डिस्क जो होती हैं 5400 या 7200 RPM की होती हैं। हार्ड डिस्क के प्रयोग आने से पहले डाटा स्टोरेज के लिए फ्लॉपी डिस्क का हम प्रयोग करते थे। आगे आपको मिलेगा क्या कि सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता अधिकतम 16 TB या टेराबाइट तक होती है। इसके विपरीत प्राइमरी अधिकतम जो 32 GB तक ही डाटा स्टोर कर सकती है। चुंबकीय डिस्क पर डेटा चिपकाने के लिए फेरोमैग्नेट धातु की परत चढ़ाई जाती है, ठीक है। चुंबकीय मैग्नेटिक डिस्क जो भी हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें डेटा जैसे जो अपना जो चिपका रहता है, चिपके रहने का मतलब क्या है, एक बार हमने जो डाल दिया वो स्टोरेज में बना रहता है। तो ये बना इसलिए रहता है क्योंकि इसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक हम धातु की परत चढ़ाते हैं, जिसके कारण डेटा उस पर चिपकता है। हार्ड डिस्क डेटा स्टोर करने के काम में आती है, ठीक है। हार्ड डिस्क जो होती है वो डेटा स्टोर करने के काम में आती है, जबकि रैम जो होती है वो डेटा स्टोर जो है उन चीज़ों को प्रोसेस या चलाने के काम में आती है। हार्ड डिस्क की ऊपरी सतह पर, निचली सतह पर डाटा को स्टोर नहीं किया जाता। पूछा जा सकता है हार्ड डिस्क की किस सतह पर डाटा को स्टोर नहीं किया जाता, तो ऊपरी और निचली पर डाटा को स्टोर नहीं हम करते हैं, शेष सभी सतहों पर डेटा को स्टोर किया जाता है। अब ये हार्ड डिस्क के प्रकार हैं। पाटा मतलब पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, साटा मतलब सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, SCSI यानी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, और SSD यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। आजकल हार्ड डिस्क की जगह SSD का यूज होने लगा है, क्योंकि ये थोड़ी सी फास्ट होती है हार्ड डिस्क की तुलना में, तो इसका यूज अब ज़्यादा हो रहा है। हार्ड डिस्क की यूज अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आगे लिखा है जब किसी हार्ड डिस्क से डेटा को फैच करना होता है तो सबसे पहले डेटा प्लेटर पर फैच होता है, फिर ट्रैक पर, तब उसके बाद सेक्टर पर डेटा को सर्च किया जाता है। ये प्लेटर, ट्रैक, सेक्टर क्या होते हैं आपको बताया जाएगा। अब लिखा है कि डाटा को स्टोर तथा पढ़ने के आधार पर 3 तरह के समय लगते हैं, वह निम्न है। जैसे कि सीक टाइम होता है पहला, डिस्क में डेटा को रीड और राइट करने वाले ट्रैक तक पहुँचने में लगा समय। तो डिस्क को रीड और राइट करने वाले ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय सीक टाइम कहलाता है। लेटनेसी टाइम क्या होता है, ट्रैक में डेटा के सेक्टर तक पहुंचने में लगा समय लेटनेसी टाइम कहलाता है। थोड़ा सा रिलेट करेंगे आपको याद हो जाएगा। ट्रांसफ़र रेट क्या होती है, सेक्टर में डेटा को रीड और राइट करने में लगा समय, उसे ट्रांसफ़र रेट कहा जाता है। अब डेटा क्षेत्र क्या होता है, यह कुल डिस्क स्पेस का 98% भाग होता है, जिसमें सभी प्रोग्राम एवं यूजर के द्वारा बनाई गई सभी फाइल को स्टोर रहती हैं। सभी डिस्क छोटे छोटे क्लस्टर में विभाजित रहती हैं, जिसमें फाइल अपने आकार के अनुसार एक या एक से अधिक क्लस्टर में स्टोर रहती हैं। जैसे सभी प्लेटर में ट्रैक का ढेर होता है, जिसे हम सिलेंडर कहते हैं, अच्छे से याद रखना वन लाइनर पॉइंट के रूप में। वह सेक्टर जो खराब हो जाने के कारण अनएक्सेसिबल या अनराइटेबल होता है, वह वेट सेक्टर कहलाता है। पूछा जाए वेट सेक्टर क्या है, तो ये आपको याद होना चाहिए। किसी भी नया हार्ड डिस्क का उपयोग करने से पहले उसको फॉर्मेट किया जाता है, तब उसके ट्रैक एवं सेक्टर बनते हैं, उसके बाद ही हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर किया जा सकता है। क्लस्टर हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए उपयोग की जाने वाली जगह की सबसे छोटी इकाई होती है क्लस्टर। यह एक या एक से अधिक सेक्टर से मिलकर बना होता है, तो ग्रुप ऑफ सेक्टर को हम क्लस्टर कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सामने ये दिखाई दे, अभी ये ऊपर भी लिखा है, कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने के लिए उपयोगी फाइल सिस्टम, तो एक होती है FAT यानी फाइल एलोकेशन टेबल, एक होता है NTFS न्यू फाइल एलोकेशन टेबल। ये जो सर्कुलर रिंग्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ये होते हैं सर्कुलर रिंग्स जो हैं, इन्हें हम बोलते हैं, ये जो लिखा है ट्रैक, ठीक है। अब इन सर्कुलर रिंग्स को हमने कुछ हिस्सों में बांट दिया, ऐसे ऐसे करके। देखिए आपके सामने ये दिख रहे हैं ऐसे, ये बटे हुए, ये जो बटे हैं, ये बटे हुए भाग कहलाते हैं सेक्टर, ठीक है।
यानी जो सर्कुलर रिंग्स थे ये होते हैं ट्रैक, और ये बटे हुए जो भाग हैं ये होते हैं सेक्टर। ये आपको याद रखना है। सबसे छोटी इकाई सेक्टर है, सेक्टर के समूह को हम क्लस्टर कहते हैं, फिर आते हैं ट्रैक और सबसे ऊपर होते हैं प्लेटर।